नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। विरूपित इतिहास के घातक परिणाम। दैनिक जागरण। रिश्तों का नया दौर। बिजनेस स्टैंडर्ड। डीप स्टेट, शैलो स्टेट, नॉन स्टेट की बहस। शेखर गुप्ता। एआई के दुरुपयोग की बढ़ती आशंका। देवांशु दत्ता। भारत पर अमेरिकी उम्मीदों का नया दौर। हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। विरूपित इतिहास के घातक परिणाम। दैनिक जागरण। हृदय नारायण दीक्षित, लेखक, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। संस्कृति समृद्ध समाज की अस्मिता की पहचान का मूल इतिहास बोध है, लेकिन भारतीय संस्कृति का योजनाबद्ध विरूपण हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल में एएसआई सर्वेक्षण के दौरान मंदिर और कुओं के अवशेष मिले हैं। संभल कल्की देव समिति की पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट एंड पतंजलि विश्वविद्यालय की बैठक में घोषणा की गई है कि ऐतिहासिक स्थलों की प्राचीनता का अध्ययन होगा। कार्बन डेटिंग सहित सभी उपकरणों की सहायता ली जाएगी। ऐतिहासिक महत्व के अनेक स्थलों की जांच अधूरी है। अब तक 68 मंदिर और 19 कुओं सहित ऐतिहासिक महत्व की तमाम सामग्री प्राप्त हुई है। इतिहास का विरूपण केवल संभव में ही नहीं हुआ, देश के अनेक हिस्सों में इतिहास को विकृत करने और सांस्कृतिक तथ्यों को मिटाने की कोशिशें हुई हैं। मध्यकाल में मंदिर ध्वस्त की हजारों घटनाएं ऐसी ही है। इतिहास में जय पराजय, विषाद और प्रसाद साथ साथ होते हैं। इसमें प्रेम प्रेरक प्रसंग होते हैं और गलतियां भी। इतिहास का एक भाग अब अकरणीय होता है, एक भाग करणीय होता है, एक बड़ा भाग अनुकरणीय एवं विचारणीय। प्रत्येक संस्कृति का अपना इतिहास होता है, इतिहास की अपनी संस्कृति होती है। वेद उपनिषद और रामायण महाभारत इतिहास है, किंतु साम्राज्यवादी हितों के पोषक तत्वों ने श्री राम और श्री कृष्ण आदि को कल्पना बताया है। वैदिक आर्यों को विदेशी आक्रांता बताया गया। अब यह सिद्ध हो गया है कि आर्य विदेशी नहीं थे और न ही हमलावर। दैनिक पूर्वजों पर सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट करने का आरोप लगाया गया था। वस्तुतः यह सभ्यता वैदिक सभ्यता पर विस्तार थी। आर्य आक्रमण के झूठे इतिहास की पोल खुल चुकी है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को मजबूत करने के लिए भारत को सदा पराजित देश बताया गया। हमारे ऐतिहासिक न्यायों की भी उपेक्षा की गई। तमाम इतिहासकार अंग्रेजी राज का औचित्य सिद्ध करने में जुटे थे। उन्होंने भारत को राष्ट्र ही नहीं माना। इस पश्चातापूर्ण इतिहास में केरल के मार्तंड वर्मा, बंगाल के भास्कर बर्मन, बहराइच उत्तर प्रदेश के राजा सुहेल देव के पराक्रम के तथ्य नहीं है। यह स्वागत योग्य है कि संस्कृति मंत्रालय ने भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को सर्वांगित करने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन शुरू किया है। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण भी हो रहा है। इतिहास और विस्मरण सांस्कृतिक विरासत को संजोने की आवश्यकता है। भारत के इतिहास का पुनर्लेखन समय की मांग है। रिश्तों का नया दौर। बिजनेस स्टैंडर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले भारत ने जिन उद्देश्यों को हासिल करने की सूची तैयार की होगी उनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले नए अमेरिकी प्रशासन के साथ सार्थक भागीदारी की बात अहम रही होगी। यकीनन ट्रंप जब अमेरिका में मोदी का स्वागत कर रहे थे, उसी समय उनके उपराष्ट्रपति म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाषण दे रहे थे। उनके भाषण ने ऐसी कई बातों को प्रभावी रूप से सामने रखा जिनमें नई सरकार यूरोप के अपने सहयोगियों से असहमत थी। मोदी की यात्रा ने यह संदेश देने का प्रयास किया होगा कि दिक्कत कर रहे यूरोपीय देशों के उलट भारत ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में आकर ले रहे अमेरिका के लिए कहीं अधिक बेहतर साझेदार है। भारतीय अधिकारी जिस सकारात्मक माहौल की उम्मीद कर रहे थे, वह यात्रा के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में काफी हद तक नजर आया। वक्तव्य में व्यापारिक मुद्दों को लेकर अधिक सहयोगात्मक रुख नजर आया तो नए राष्ट्रपति के वक्तव्यों से अलग है। इसमें व्यापार समझौते पर भी योजना पेश की गई। इस दिशा में पहली बार 2020 में चर्चा हुई थी। बीते 4 सालों में द्विपक्षीय रिश्तों में कारोबारी चिंताओं को जिस तरह कम तरजीह दी गई, उसे एक अहम कदम के रूप में देखा जा सकता है। डीप स्टेट, शैलो स्टेट, नॉन स्टेट की बहस। शेखर गुप्ता। अभी 2025 शुरू ही हुआ है और लगता है कि डीप स्टेट को वर्ष का शब्द करार दे दिया जाएगा। कुछ भी गलत हो तो ठीकरा डीप स्टेट ने सिर फोड़ दिया जाता है, मगर यह कोई मिथक नहीं है। यह हमारे जीवन और शासन व्यवस्था का उतना ही अंग है जितना शैलो स्टेट और नॉन स्टेट। हमें इन परिभाषाओं की पड़ताल करके देखना चाहिए कि किस तरह एक दूसरे से गुथे हुए हैं। डीप स्टेट अब तमाम लोकतांत्रिक देशों में षड्यंत्र सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का जरिया बन गया है। सबसे पहले हमें शब्दकोश का
विकिपीडिया में इसकी परिभाषा पर ध्यान देना चाहिए। इसके मुताबिक डीप स्टेट सत्ता का गोपनीय और अनधिकृत नेटवर्क है जो देश के राजनीतिक नेतृत्व में अलग रहकर अपने एजेंडे और लक्ष्य के लिए काम करता रहता है। जाहिर है इसमें नकारात्मकता और साजिश की बू आती है। तो 3 उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन। यह सड़कों पर हिंसा भरा, नेतृत्व विहीन और नाटकीय घटनाक्रम था। इसकी तोहमत अमेरिकी डीप स्टेट के मत्थे मढ़ दी गई। इसे अमेरिकी डीप स्टेट में कामयाबी भी बताया गया और कहा गया कि भारत में भी ऐसा ही करने की योजना है। बजाय बाइडेन प्रशासन और अमेरिकी डीप स्टेट नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। नंबर 2 साल में दाढ़ी समूह के खिलाफ एक के बाद एक खुलासे। इनमें से कई खुलासे संदिग्ध को दिखाने वाले शॉट लेकर समूह हिडनबर्ग ने लगाए, जो जिस तरह आया था उसी रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट OCCRP ने रकम पाने वाले कई अन्य संस्थानों से भी तमाम खबरें आई। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म ICIG भी है। दोनों को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की मदद मिलती है, जिसकी बुनियाद जॉर्ज सोरोस ने रखी थी। सोरोस को बॉम्ब रुझान वाला अराजकतावादी कहा जाता है। उन्होंने ही 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड पाउंड को तोड़ दिया था। 1997 में वित्तीय संकट में कई पूर्वी एशियाई देशों को कमजोर करने का आरोप भी उन पर ही है। इन दोनों संगठनों ने दाढ़ी के खिलाफ खबरों में मदद की। इसमें साजिश का सिद्धांत यह है कि दाढ़ी नहीं, पर्दे के पीछे से असली हमला मोदी सरकार पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मौजूदा बजट सत्र में कहा भी था कि कई सालों में पहली बार कोई सत्र विदेशी हरकतों के बिना आरंभ हुआ है। नंबर 3, तीसरी बात कनाडा और अमेरिका में हुई, जहां भारत शर्मिंदा करने वाले मुश्किल हालातों में फंसा था। ये मामले वहां सिख चरमपंथियों की गतिविधियों से जुड़े थे। दोनों मामलों में अमेरिकी मीडिया ने वैसे ही बढ़ चढ़कर खबरें चलाई, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स ने दाढ़ी मामले में चलाई थी। कहा जा रहा है कि यह सब संयोग तो नहीं है और जरूर यह डीप स्टेट का काम होगा। अब तो डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क और उनके साथी भी यही कह रहे हैं। AI के दुरुपयोग की बढ़ती आशंका। देवांशु दत्ता। प्रिंसटन विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक जॉन एरिस्टॉल फिलिप्स ने एक शोध पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि परमाणु बम कैसे बनाया जाता है। इसके लिए उन्होंने केवल उसी जानकारी का इस्तेमाल किया जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध थी। फिलिप्स की मंशा यह साबित करने की थी कि तकनीकी ज्ञान आसानी से उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। अगर आप परमाणु हथियार बनाने का तरीका जानते हैं तो उसे बनाने के लिए आपको सर्वसिद्ध रेडियोएक्टिव सामग्री की जरूरत पड़ती है, जो आसानी से नहीं मिलती है। हथियार में इस्तेमाल होने वाले दूसरे उपकरण उन सभी देशों में बनाए जा सकते हैं जहां कार बनती है। फिलिप्स ने यह मंत्र तैयार किया और पूरा हिसाब किताब लगा लिया। उन्होंने परामर्श देने का महान शख्सियत फ्रीमैन डायसन कर रहे थे। डायसन ने शोध पत्र को A ग्रेड दिया, यानी उत्कृष्ट करार दिया, और फिर उसे सार्वजनिक पहुंच से दूर कर दिया। भारत पर अमेरिकी उम्मीदों का नया भार। हिंदुस्तान आलोक जोशी भगवती चरण वर्मा की मशहूर कहानी है 2 बांके। लखनऊ के 2 बांके लंबे समय तक सड़क पर मजमा जुटाए रहते हैं, भिड़ने की तैयारी करते हैं, करीब करीब भिड़ ही जाते हैं, मगर आखिर में हाथ मिलाकर वापस अपने अपने इलाके को ही अपना बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताएं फिर 2 बड़े नेताओं की मुलाकात भी कुछ ऐसे ही मंजर मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सौदेबाजी या मोल भाव के मामले में मोदी उनसे 21 ही पड़ते हैं। आप इस बात को गंभीरता से भी ले सकते हैं और यह भी मान सकते हैं कि यह वैसी ही बात है जैसी कि सौदे के बाद दुकानदार ग्राहक से करता है। सच बात तो यह है कि शक्ति संतुलन के अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब अब सिर्फ सौदेबाजी, लेन देन और अपने अपने व्यापारियों का भला करना ही है। व्यापारियों का भला करने का मतलब उनके साथ जुड़े हजारों लाखों लोगों के रोजगार व कमाई का ख्याल रखना भी है और अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत की चिंता भी है। ट्रंप खुद एक व्यापारी हैं और यह बात समझते हैं कि भारत और अमेरिका जैसे देश के बीच आज के हालात में बराबर का व्यापार तो शायद ही नहीं हो पाएगा। हाँ, बराबरी का व्यापार अवश्य हो सकता है और इसकी उम्मीद दोनों देशों को ही रखनी चाहिए। धन्यवाद।